जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। दोस्तों, हिमेटोलॉजी के अंतर्गत ब्लड और ब्लड सेल को पूरी तरह से पढ़ने के बाद लास्ट चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे ब्लड कोगुलेशन, जिसमें हम आपको पढ़ाए थे कि चोट लगने के दौरान ब्लड का कोगुलेशन कैसे होता है, चोट लगने के दौरान कैसे ब्लड का क्लॉट होता है, कैसे रक्त का थक्का जमता है। इसके बाद दोस्तों हिमेटोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमेटोपोएसिस, जिसमें जानेंगे जितने हमारे जो ब्लड सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसका निर्माण बोन मेरो में किस तरह से होता है। हिमेटोपोएसिस के चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको एक सेल को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम स्टेम सेल के रूप में जानते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में स्टेम सेल क्या होता है, कितने टाइप के हमारे स्टेम सेल्स होते हैं और किस तरह से स्टेम सेल्स आगे ब्लड सेल का निर्माण करता है, उसको हम आपको पूरे डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम सेल को जानना बहुत ही सरल और आसान है। दोस्तों, याद करेंगे जब 12th की क्लास में हम बायोलॉजी की क्लास पढ़ते थे तो उसमें हमको पढ़ाया जाता था स्टेम का मतलब तना, स्टेम सेल मतलब स्तंभ कोशिका। बॉटनी की क्लास में हम पढ़े थे जिस तरह से एक पौधे, तो दोस्तों आपके सामने है एक पौधा, एक प्लांट, एक पादप, जिसके द्वारा हम समझेंगे कि स्टेम सेल क्या होता है। ये जो पौधा है उसके एक स्टेम, एक तना बहुत सारे फ्लावर्स का निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारे फल का निर्माण कर सकते हैं और बहुत सारे जो इनके अंग होते हैं पादप के, उसको बना सकता है। तो इसी परिकल्पना के आधार पे स्टेम सेल का नाम रखा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, स्टेम सेल हमारे बॉडी में मौजूद एक ऐसी कोशिकाएं होती है जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं में क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है। जैसे कि स्किन सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, जितने प्रकार के जो सेल हमारे बॉडी में जो मौजूद होता है वो सभी प्रकार के सेल को क्या कर सकता है, ये बना सकता है, निर्माण कर सकता है। तो ऐसी कोशिकाएं जो बॉडी के समस्त सेल का निर्माण कर सकते हैं उसको हम स्टेम सेल के रूप में जानते हैं। तो याद रखेंगे, स्टेम को समझने के लिए हम कुछ मेडिकल टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे स्टेम के लिए यूज करते हैं प्रीमिटिव मतलब प्रारंभिक, सबसे पहले, इमेच्योर मतलब अपरिपक्व, और अनडिफरेंशिएटेड मतलब जिनका कार्य, जिनका साइज, जिनका आकार फिक्स ना हो, वो किसी भी प्रकार के सेल को बना सकता है, जिसको हम स्टेम के रूप में जानते हैं। और दोस्तों सेल आप सभी जानते हैं, सेल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऐसी कोशिकाएं जो हमारे बॉडी के समस्त सेलों का निर्माण करता है उसको हम स्टेम सेल के रूप में जानते हैं। दोस्तों, स्टेम सेल की डेफिनेशन याद रखेंगे, स्टेम सेल इज अ प्रिमिटिव सेल, ऐसा सेल जो हमारे बॉडी में सबसे पहले बनता है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है भाई, प्रारंभिक, सबसे पहले। तो ऐसा सेल जो हमारे बॉडी में सबसे पहली बार निर्माण होता है उसको हम स्टेम सेल के रूप में जानते हैं। इनका कार्य, इनका आकार कोई फिक्स नहीं रहता, जिसके कारण हम इसको अनडिफरेंशिएटेड के रूप में जानते हैं। एक प्रकार का ये इमेच्योर, अपरिपक्व सेल होता है हमारे बॉडी में। स्टेम सेल से याद रखेंगे, स्टेम सेल में एक ऐसी पोटेंसी होता है, एक ऐसा पावर होता है, इसमें एक ऐसी कैपेबिलिटी होता है, जब भी स्टेम सेल में डिवीजन होता है, जब भी स्टेम सेल क्या करता है, हमारे बॉडी में डिवाइड होता है, तो अपने ही समान क्या करते हैं भाई, ये डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। अपनी नंबर को मेंटेन करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए जितने जो स्टेम सेल होता है हमारे बॉडी में वो डॉटर सेल बनाता है। और जितने हमारे जो सेल होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे मसल सेल हो गया, जितने नर्व सेल हो गया और जितने ब्लड सेल्स हो गया, इसके अलावा बोन सेल हो गया, तो जितने जो सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है भाई, ये डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है। तो याद रखेंगे, स्टेम सेल में दो प्रकार की पोटेंसी मौजूद होता है। पहला सेल्फ रिन्यूअल। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब ये कि जब भी हमारे स्टेम सेल डिवाइड करेगा, उसमें डिवीजन होगा, तो अपने ही समान ये डॉटर स्टेम सेल क्या करेगा भाई, बनाएगा। और दूसरा डिफरेंशिएशन, जब भी डिवाइड होगा हमारा स्टेम सेल, तो जितने जो सेल है बॉडी की, मसल सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, तो जितने प्रकार के हमारे बॉडी में जो सेल है उसको क्या कर सकता है भाई, स्टेम सेल बना सकता है। तो इस तरह से स्टेम सेल की दो पोटेंसी को आप याद रखेंगे। पहला, इसमें सेल्फ रिन्यूअल का क्या होता है, पावर होता है, और दूसरा बहुत सारे सेल में क्या हो सकता है, ये डिफरेंशिएट हो सकता है। इसके बाद दोस्तों स्टेम सेल को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, याद रखेंगे, फॉर्म 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो याद रखेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान एक माता में जब बच्चा का निर्माण होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है, एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में 3 ऐसे जर्म्स लेयर क्या लेते हैं भाई, भाग लेते हैं,
याद रखेंगे एक्टोडर्म, जो आउटर लेयर का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा स्किन, हेयर, नेल, जितने जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। और दूसरा मेसोडर्म, जो मिडिल लेयर का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गया जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और जितने जो मसल सेल्स हो गया, बोन का सेल हो गया, हार्ट हो गया, तो ये हमारे मेसोडर्म के द्वारा क्या होता है भाई, बनता है भ्रूणावस्था में। और दूसरा एंडोडर्म, जो इनर लेयर का क्या करते हैं, निर्माण करता है, जैसे हमारे लीवर हो गया, पेंक्रियास हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया, जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे एंडोडर्म मतलब इनर लेयर के द्वारा होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, स्टेम सेल हमारे बॉडी में मौजूद एक ऐसी कोशिकाएं होती है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में तीनों लेयर, तीनों जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का क्या करता है भाई, निर्माण करता है। तो इस तरह से इनकी कैपेसिटी, इनके एबिलिटी और इनके जो पोटेंसी उसको आप याद कर सकते हैं। कैसे ये डिफ्रेंशिएट करते हैं बहुत सारे सेल में उसको आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों याद रखेंगे, स्टेम सेल के कुछ टाइप्स होते हैं। यहाँ पे स्टेम सेल में पोटेंसी के आधार पे स्टेम सेल को बहुत सारे रूप में बांटा गया है। पहला टोटीपोटेंट, दूसरा प्लूरीपोटेंट, तीसरा मल्टीपोटेंट और चौथा यूनिपोटेंट। अब दोस्तों यहाँ पे पोटेंट का मतलब समझेंगे। पोटेंट का यहाँ पे मतलब होता है कैपेबल, मतलब यहाँ पे टोटी, टोटी मतलब भाई यहाँ पे टोटल। तो ऐसा स्टेम सेल जो हमारे बॉडी में समस्त सेल का क्या कर सकते हैं भाई, निर्माण कर सकते हैं। इवन एक होल बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी को क्या कर सकते हैं, ये बना सकता है। तो ऐसा कुछ हुआ तो उसको हम टोटीपोटेंट स्टेम सेल के रूप में जानते हैं। उदाहरण है भाई जाइगोट। जाइगोट आप सभी जानते हैं, जब स्पर्म और ओवम क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं तो एक सिंगल सेल का निर्माण होता है जिसको हम जाइगोट के रूप में जानते हैं। तो याद रखेंगे, टोटीपोटेंट स्टेम सेल हमारे समस्त बॉडी को क्या कर सकता है, बना सकता है। उदाहरण क्या है, जाइगोट। अब ये जाइगोट से क्या होता है, एक कंप्लीट बेबी का निर्माण होता है। इस तरह से याद रखेंगे। और दूसरा है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। दोस्तों प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में एक ऐसी पोटेंसी होता है जो प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कार्ड और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों को छोड़ के बॉडी के समस्त सेल एक होल बॉडी का निर्माण कर सकता है। तो इस तरह का अगर कुछ हुआ तो उसको हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। गर्भावस्था के दौरान एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एक स्टेज आता है ब्लास्टोसाइट। तो ब्लास्टोसाइट के जो इनर जो सेल्स होते हैं उसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के रूप में जानते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, प्लूरीपोटेंट प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अलावा बॉडी के समस्त सेल का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। याद रखेंगे, मल्टी का मतलब क्या भाई, एक से अधिक। तो ऐसा स्टेम सेल जो एक से अधिक स्टेम सेल में डिवाइड होने की जिसमें क्या पोटेंसी है, उसको हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के रूप में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे, मल्टीपोटेंट जो स्टेम सेल होता है वो एक लिमिट सेल का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निर्माण कर सकता है। जैसे याद रखेंगे, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। तो जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी और जो प्लेटलेट, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जितने ब्लड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसका जो निर्माण होता है तो याद रखेंगे मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। इसके बाद जब हम आपको हिमेटोपोइसिस के चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में कैसे इस तरह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण होता है उसको पूरे आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यूनिपोटेंट स्टेम सेल। तो ऐसा स्टेम सेल जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं का क्या करता हो, निर्माण करता हो, उसको हम यूनिपोटेंट स्टेम सेल के रूप में जानते हैं। यूनि का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे एक ही प्रकार। याद रखेंगे, जैसे एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्किन सेल। तो एक स्किन सेल्स क्या करेगा, इस तरह से एक स्किन सेल दूसरी स्किन को क्या करेगा, बनाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का डिवीजन जो होगा वो न ही ये मसल सेल्स बना सकता है, न ही ये नर्व सेल बनवा सकता है, न ही ये ब्लड सेल्स का निर्माण कर सकता है। तो स्किन सेल्स क्या करेगा, ये आपस में स्किन सेल्स को ही निर्माण करेगा। तो ऐसा स्टेम सेल जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं में क्या हो सकता है, उनका विभाजन हो सकता है, उसको हम यूनिपोटेंट स्टेम सेल के रूप में जानते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्टेम सेल पढ़ाने का उद्देश्य ये था कि जब हम आपको हिमेटोपोइसिस के चैप्टर पढ़ाएंगे इसके बाद, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है कि स्टेम सेल भाई होता क्या है वो आपको याद रहे। तो भाई इस तरह से स्टेम सेल क्या होता है, पोटेंसी के आधार पे कितने प्रकार के हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स मौजूद होता है,
तो इस तरह से आप स्टेम सेल्स क्या होता है उसको आप कॉन्सेप्ट के साथ भाई याद रखेंगे। जब हम आपको हिमेटोपोइसिस के चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक बार फिर से स्टेम सेल क्या होता है हम आपको अच्छे से बताएंगे। दोस्तों हिमेटोपोइसिस किस तरह से हमारे ब्लड सेल्स का निर्माण बोन मैरो के द्वारा होता है, कौन कौन से स्टेज आता है, उसको हम इसके बाद के चैप्टर में आपको पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, जिसमें बोन मैरो के अंदर मौजूद क्या होते हैं भाई हमारे हिमोपोएटिक स्टेम सेल क्या करते हैं, डिवाइड करके अपने ही समान एक हिमोपोएटिक स्टेम सेल का निर्माण करते हैं। और उसके अलावा माइलाइट प्रोजिनेटर और लिम्फोइड प्रोजिनेटर का क्या करते हैं भाई, निर्माण करता है। इसके आगे के लेक्चर में माइलाइट प्रोजिनेटर, लिम्फोइड प्रोजिनेटर क्या होता है हिमेटोपोइसिस के अंतर्गत, उसको हम आपको पूरे डिटेल में बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाएंगे। दोस्तों आज के लेक्चर में किसी भी प्रकार का डाउट या संदेह हुआ होगा आपके माइंड में तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर हिमेटोपोइसिस, तब तक के लिए जय हिंद।